हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेजेस का 12th सेशन। ठीक है यार, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर बोलूंगा, बड़े ही सीक्वेंस में ये कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इतने क्वेश्चंस किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं करा रखे हैं एक एक टॉपिक्स के। क्वेश्चंस ज्यादा कराने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, कि आप लोगों को लगे कि हाँ यार, एमबीए पाठशाला पर जो भी टॉपिक कराया गया है बहुत डिटेल में कराया गया है। ठीक है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मतलब परसेंटेजेस के ही 40 क्वेश्चंस अब तक हो चुके हैं और इस वाले क्वेश्चन सेशन में 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर सेशन नंबर 13 में भी 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, तो 50 क्वेश्चंस फिर एडवांस क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 से आगे एडवांस क्वेश्चंस हैं, फिर उससे आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो मतलब एक ही टॉपिक के आपके पास ये 80-90 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी कद्र करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला ज्वाइन नहीं करा है तो एमबीए पाठशाला टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना और हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी एमबीए पाठशाला है उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो बच्चे 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं और ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा ढंग से इनको रीड करना, ट्राई करना, वीडियो पॉज करना, ना हो तो फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ मिल्क ब्रांड हैज 270 स्टॉकिस्ट इन अ सिटी। एक सिटी में एक मिल्क ब्रांड है, उसमें 270 स्टॉकिस्ट हैं। ठीक है, मतलब 270 लोगों का स्टॉक है उसमें। ठीक है, on a certain day the total stock of milk with the stockist is 24,000 cartons। ठीक है, स्टॉक होता है ना, ठीक है, इतने स्टॉकिस्ट हैं और इतने कार्टन्स हैं। ठीक है, मिल्क के इतने कार्टन्स हैं। 90% ऑफ द स्टॉक, टोटल स्टॉक कितना है हमारे पास, 24,000 कार्टन्स का है और 90% ऑफ द स्टॉक इज हेल्ड बाय 2/3 ऑफ द स्टॉकिस्ट। टोटल स्टॉकिस्ट कितने हैं, 270 का 2/3 कितना आएगा, 180 स्टॉकिस्ट के पास 90% ऑफ द स्टॉक है। तो टोटल स्टॉक हमारे पास 24,000 है, इसका 90% कितना होगा, 90% बोले तो 9/10 ऑफ 24,000। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 24 इंटू 9 होता है 216, 2 0 यहां पर भी थे, 2 0 यहां पर भी लगा दो, तो 180 लोगों के पास इतने कार्टन चले गए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 180 लोगों के पास इतने कार्टन हैं। अभी बाकी कितने लोग बचे हमारे पास, 90 लोग बचे हैं, यानी कि 1/3, 2/3 लोगों के पास 90% अगर स्टॉक है तो 1/3 लोगों के पास कितना स्टॉक होगा, 10% स्टॉक होगा। तो 10% इसका कितना होता है, 10% होता है 1/10, तो इसका 1/10 निकालोगे तो 2400 कार्टन इन 90 लोगों के पास है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा क्वेश्चन को रीड करना और क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जरा उस चीज को ध्यान से देखो। हमसे पूछा जा रहा है, इफ ईच ऑफ दीज स्टॉकिस्ट हेल्ड नॉट मोर देन 120 कार्टन्स। ठीक है, इफ ईच ऑफ दीज स्टॉकिस्ट, ये जितने भी स्टॉकिस्ट हैं, हेल्ड नॉट मोर देन 120 कार्टन्स, किसी के पास भी 120 से ज्यादा कार्टन्स नहीं है, किसी भी स्टॉकिस्ट के पास 120 से ज्यादा कार्टन्स नहीं है, ऐसा हमें यहां पर बोला जा रहा है। द मिनिमम स्टॉक हेल्ड बाय एनी ऑफ द स्टॉकिस्ट इज, तो मिनिमम स्टॉक कितना हो सकता है किसी भी एक स्टॉकिस्ट के पास, ये मुझसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात थोड़ा सा ध्यान से देखना, 90% of the stock is held by 2/3 of the stockist. If each of these stockists held not more than 120 cartons, ठीक है, the minimum stock held by any of the stockist is। यार मुझे सिंपल सी बात बताओ, किसी के पास भी 120 से ज्यादा कार्टन्स नहीं है, तो मैं अगर दो पार्ट्स में हम लोगों ने इन स्टॉकिस्ट को बांट दिया, 2/3, 270 का 2/3 कितना होता है 180, 270 का 1/3 कितना होता है 90। तो ये जो 120 स्टॉकिस्ट हैं इनके पास 90% ऑफ स्टॉक है, तो टोटल स्टॉक 24,000 का है, 24,000 90% है 21600। तो इतने कार्टन्स इन 180 लोगों के पास है। तो एक अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते या हम ये मान लेते हैं, ठीक है, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते तो 216 आगे 2 0, 180 लोगों में अगर बांटे जाएंगे
तो बच्चे, एक बच्चे के पास, एक स्टॉकिस्ट के पास कितना आएगा? 120 कार्टन आएंगे। तो मतलब हमारी मजबूरी है, और ऐसा बोला भी जा रहा है, each of these stockists held not more than 120 कार्टन। मतलब ये जो 2/3 स्टॉकिस्ट हैं, इनमें सबके पास 120 कार्टन होंगे, तभी जाके हमारे पास 21600 कार्टन डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं इन 180 स्टॉकिस्ट के लिए। मतलब हर एक बंदा अगर 120 कार्टन लेगा, तभी जाके 21600 कार्टन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर किसी ने भी इन 180 लोगों में से किसी ने भी अगर 120 से कम स्टॉक ले लिया, तो ये कार्टन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी स्टॉकिस्ट 120 कार्टन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ईच ऑफ दीज स्टॉकिस्ट हैड नॉट मोर देन 120 कार्टन। कोई भी स्टॉकिस्ट 120 कार्टन ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। अब मुझे 21,600 स्टॉक कार्टन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 180 लोगों में, तो 21600 को 180 से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मिनिमम सबके पास 120 कार्टन होने ही चाहिए, और इससे ज्यादा ले भी नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो इन 180 लोगों का चैप्टर तो क्लोज। क्या इन 90 लोगों के बारे में कुछ मुझे बोला गया है? क्या इन 90 लोगों के बारे में मुझे कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया इनके बारे में। बट हाँ, यह बोला गया है कि कोई भी, ईच ऑफ दीज स्टॉकिस्ट हैड नॉट मोर देन 120 कार्टन। इनमें से कोई भी स्टॉकिस्ट 120 कार्टन ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। तो 2400 स्टॉक कार्टन हमारे पास बचे हैं। हर एक के पास यदि 120 कार्टन मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं, तो ये तो हमारे 20 लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर सबने 120 ले लिए, तो 20 लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बाकी के जो 70 लोग बचे, उनके पास ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो मिनिमम उनके पास 0 कार्टन हो। ऐसा हो सकता है। तो हमसे वही पॉसिबिलिटी पूछी जा रही थी, द मिनिमम स्टॉक हेल्ड बाय एनी ऑफ द स्टॉकिस्ट इज, द मिनिमम स्टॉक हेल्ड बाय एनी ऑफ द स्टॉकिस्ट इज। मिनिमम स्टॉक कितना हेल्ड कर सकता है कोई भी एक स्टॉकिस्ट? एनी ऑफ द स्टॉकिस्ट इज, एनी ऑफ द, तो मिनिमम 0 कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक स्टॉकिस्ट 0 कार्टन हो सकता है उसके पास। ठीक है, इनका 180 का तो मैंने बताया आपको 21,600 कार्टन है। इनको तो सब, इन 180 लोगों को तो सबको 120 कार्टन अपने पास रखने पड़ेंगे। फिर हमारे पास 2400 कार्टन बचे। ये 2400 कार्टन अगर हर एक आदमी मैक्सिमम 120 ले जाएगा, तो 20 लोगों में ही खत्म हो जाएंगे। बटे कितने स्टॉकिस्ट है? 90 में से 20 लोगों को तो 120 ले गए, तो बाकी 70 के पास एक भी कार्टन नहीं है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्टन जो हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक जो हो सकता है, वो कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो दिस वाज अवर 41 क्वेश्चन एंड दिस इज अवर 42 क्वेश्चन। ये हमारा 42nd क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इसको रीड करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। When a container is 50% full, it holds 60 liter less than when it is 35% empty. Oh, very nice. कहीं पर फुल बोला जा रहा है, कहीं पर एम्प्टी बोला जा रहा है। ओके, मान लो कंटेनर की कैपेसिटी 100 लीटर है। आप बोलोगे सर आपने 100 क्यों माना? क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन में परसेंटेजेस, इजी परसेंटेजेस यूज हुई हैं। 50% हुआ है, 35% हुआ है, 70% हुआ है, 70% हुआ है। परसेंटेजेस के बेसिस पे हम लोग डिपेंड करता है कि हमने कितने, क्या उसको लेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर 12.5% होता ना, तो मैं डेफिनेटली अपने टोटल स्टॉक, टोटल वॉल्यूम को 8 का मल्टीपल मानता फिर। ठीक है, बट ऐसा यहां पर है नहीं। ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर बहुत कुछ डिपेंड बता देता है। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चंस में अगर आप 100 मानोगे ना, तो ज्यादा फायदा रहेगा आप लोगों का। ठीक है, अगर परसेंटेज के क्वेश्चन में आप लोग 100 का मल्टीपल मानोगे तो इजी रहेगा। अब देखो जरा, मान लो उसकी कैपेसिटी 100 है। व्हेन अ कंटेनर इज 50% फुल, 50% फुल है, तो यानी कि 50 लीटर पानी उसमें पड़ा हुआ है। इट होल्ड्स 60 लीटर लेस देन व्हेन इट इज 35% एम्प्टी। 35% एम्प्टी कर दो इसको, 35% एम्प्टी कर दो। 100 को 35% एम्प्टी कर दिया, तो कितना बचेगा? 65। तो अभी इसमें कितना है? 65 लीटर पानी है। जब वो 50% फुल होता है, तो उसमें कितना पानी होता है? 50 पानी होता है। हमें अब आगे क्या बोला जा रहा है बच्चे? हमें आगे क्या बोला जा रहा है? इट होल्ड्स 60 लीटर लेस देन व्हेन इट इज 35% एम्प्टी। जब वो 35% एम्प्टी होता है, तो उसमें 65 पानी होता है। जब वो 50% फुल होता है, तो उसमें 50 पानी होता है।
तो ये इससे कितना कम है, 15 कम है। इस 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 लीटर दिया हुआ है। 15 का वैल्यू कितना है, 60 लीटर। तो यहां से हमारे 15 का वैल्यू एक्चुअल में 60 लीटर है, तो हमारे 1 का वैल्यू एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। बोलो जरा, यूनिटरी मेथड का प्रॉपर यूज किया गया है इसमें, यूनिटरी मेथड का प्रॉपर यूज किया गया है इस क्वेश्चन में अब तक। अगर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो मुझे क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी लीटर्स मोर डज द कंटेनर होल्ड वाटर, कंटेनर होल्ड वाटर व्हेन इट इज 70% फुल। कंटेनर तो हमारे अकॉर्डिंग 100 का है, जब वो 70% फुल होगा तो उसमें 70 वाटर होगा। देन व्हेन इट इज 70% एम्प्टी, तो 70% फुल है, और जब वो 70% एम्प्टी होगा, 100 का 70% कितना होता है, 70, यानी कि उसमें 30 पानी है। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी लीटर्स मोर डज द कंटेनर होल्ड, तो कितना ज्यादा वो होल्ड कर रहा है, 40 ज्यादा होल्ड कर रहा है जब वो 70% फुल है इन कंपैरिजन ऑफ 70% एम्प्टी। 70% एम्प्टी के कंपैरिजन में वो 40 ज्यादा फुल है। तो 1 का वैल्यू 4 लीटर है, तो 40 का वैल्यू कितना होगा, यदि 1 का वैल्यू 4 लीटर है तो 40 का वैल्यू कितना होगा, 40 इंटू 4, 16 लीटर होगा क्या। वही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे, ठीक है। तो 16 लीटर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को दो लैंग्वेज में डिवाइड किया गया है, कहीं पर तो फुल यूज कर रहा है, कहीं पर एम्प्टी यूज कर रहा है। तो 50% फुल, अगर 100 लीटर की कैपेसिटी मान ली हम लोगों ने उसकी, 50% फुल का मतलब क्या, उसमें 50 पानी है। और 35% एम्प्टी का मतलब क्या, 100 से 35% एम्प्टी है तो 65 पानी है। तो कितना कम है यहां पर, 15 कम है। इससे कितना कम है, 15। 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 लीटर दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 4 लीटर हो गया। हमारे 1 का वैल्यू 4 लीटर है। अब पहले देखो आगे क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी लीटर्स मोर डज द कंटेनर होल्ड, हाउ मेनी लीटर्स मोर डज द कंटेनर होल्ड व्हेन इट इज 70% फुल। अगर कोई कंटेनर 70% फुल होगा तो 100 का 70% कितना होता है, 70 होता है। देन व्हेन इट इज 70% एम्प्टी, जब वो 70% फुल होता है तो वो कितना ज्यादा पानी होल्ड करता है इन कंपैरिजन ऑफ जब वो 70% एम्प्टी होता है। तो 70% अगर एम्प्टी है तो उसमें कितना पानी होगा, 30 लीटर पानी होगा। एम्प्टी है, 70 लीटर एम्प्टी है तो 30 लीटर फुल होगा ना। 30 लीटर जब 70% एम्प्टी, 70% फुल तो 70 पानी, कितना ज्यादा पानी आ रहा है, 40। तो 1 का वैल्यू 4 लीटर है तो 40 का वैल्यू कितना होगा, 16 लीटर होगा। दैट्स इट। बोलो जरा, यहां तक की बात आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा 43rd क्वेश्चन की तरफ। 43rd क्वेश्चन को आप लोग रीड करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जल्दी से रीड करो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। फास्ट इसको रीड करो जल्दी से। चलो, हमें क्या बोला जा रहा है बच्चे यहां पे, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ध्यान से पढ़ना जरा, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ब्रांच ए इन 2016 was 32% of the total number of employees of XYZ Limited। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक कंपनी है XYZ Limited, XYZ Limited कंपनी की बात है ये रही। अब इसकी कोई ब्रांच ए होगी, ब्रांच ए की बात है यहां पर ये रही। तो द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ब्रांच ए इन 2016 was 32% of the total number of employees of XYZ Limited। 100 मान सकते हैं, 100 का 32% निकालना इजी होता है। From 16 to 17, the number of employees in branch A increased by 25%. Okay. The number of employees in branch A increased by 25%, while the number of employees in branch A as a percentage of the total number of employees of XYZ Limited decreased by 7 percentage points. परसेंटेज पॉइंट्स वाला एक क्वेश्चन पहले भी कराया था, बताऊंगा अभी इसका मतलब क्या होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, हम लोग मान लेते हैं कि XYZ लिमिटेड में टोटल 100 एम्प्लॉइज हैं, तो 100 का 32% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ XYZ लिमिटेड ब्रांच ए में है, तो इसका 32% कितना होगा, 32 होगा। 100 का 32% कितना होता है, 32 होता है। ये बातें हैं कौन सी ईयर की, 2016 की। 2016 में टोटल एम्प्लॉइज कितने थे, 100,
और उसमें से ब्रांच, टोटल कंपनी में 100 एम्प्लॉइज थे, उसमें से ब्रांच ए में कितने थे 32। अब जरा थोड़ा आगे समझने की कोशिश करो। फ्रॉम 16 टू 17, 16 से 17 तक, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ब्रांच ए इंक्रीज बाय 25%। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ब्रांच ए इंक्रीज बाय 25%। ये 25% इंक्रीज हो गया, बढ़ा दो जरा इसको 25%। 25% यानी कि 1/4, 32 का 1/4 होता है 8, तो 32 + 8 ये हो गया 40। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यानी कि 2017 में जो हमारे पास ब्रांच ए में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो 40 है। हमें आगे क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ब्रांच ए। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ब्रांच ए। ब्रांच ए कौन से की बात चल रही है, अभी देखेंगे, ठीक है। हाँ, ब्रांच ए एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ XYZ लिमिटेड डिक्रीज्ड बाय 7 परसेंटेज पॉइंट्स। 2017 में एक्चुअल में क्या हुआ है, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये बोलना चाह रहा है भाई 2016 में ब्रांच ए में टोटल का 32% लोग थे। अब 32% थे, 32% थे, ठीक है। मतलब हम लोगों ने 100 का 32% निकाला था ना, तो 100 का 32% 32 होता है, तो ये टोटल का 32% है। अब ये 7 परसेंटेज पॉइंट से डिक्रीज हो गया, तो इसको 7 परसेंटेज पॉइंट से डिक्रीज करोगे तो 2017 में ब्रांच ए में, 2017 में ब्रांच ए में टोटल का 25% लोग हैं। ये कहना चाह रहा है 2017 में ब्रांच ए में, ये 16 की बात है, 2017 में ब्रांच ए में टोटल का 25% लोग हैं, टोटल का 25%। और हमारे डाटा के अकॉर्डिंग 2017 में ब्रांच ए में 40 लोग हैं। ये भी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया है ना, क्योंकि ब्रांच ए वाले लोग 25% इंक्रीज हुए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, यहां से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन को अलग ही फील आ जाएगी। फ्रॉम 16 to 17 द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ब्रांच ए इंक्रीज बाय 25%। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ब्रांच ए इंक्रीज बाय 25%। तो 32 थे पहले, 32 को 25% इंक्रीज किया तो 40 हो गए। अब देखो, वाइल द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ब्रांच ए एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ब्रांच ए as a percentage of the total number of employees of XYZ Limited decreased by 7 percentage points। और ओवरऑल वो 7 परसेंटेज पॉइंट से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। पहले वो 32% हुआ करते थे 2016 में, 32% में से 7 पॉइंट्स कम करो तो अब 25% है। यानी कि 2017 में जो ब्रांच ए में लोग हैं वो टोटल का 25% है। इट मींस 2017 के टोटल एम्प्लॉइज का ये 25% है, मतलब इसका 25% हमारे पास 40 है। अब जैसे यहां पर था ना, ये यहां पर, ठीक है, 100 का 32%, 100 का 32% कितना था, 32 था, ठीक है। 100 का 32% कितना था, 32 था, अगर आप लोग देख पाओ तो, ठीक है। यस, इसको रब किया थोड़ा। पहले टोटल एम्प्लॉइज का 32% ब्रांच ए में थे 16 में, फिर ये 25% इंक्रीज हुए तो 40 हो गए। अब ये टोटल का 25% है, क्योंकि ये परसेंटेज हमारा 7 परसेंटेज पॉइंट से कम हो गया है। जब परसेंटेज पॉइंट्स आता है ना तो सीधा सीधा माइनस करना होता है। अगर परसेंट आता तो इसका 7% निकाल के माइनस करते, परसेंटेज पॉइंट्स जब आता है तो सीधा सीधा माइनस कर दो 7। अगर 7% होता तो इसका 7% निकाल के माइनस करते, दोनों में फर्क है, ठीक है। चलो, तो भाई किसका 25% 40 होता है, 25% होता है 1/4। ये किसका 1/4 है, 160 का। 160 का 1/4 ही तो 40 होता है, मतलब 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो किसका 1/4 40 होता है, 160 का। इट मींस XYZ लिमिटेड कंपनी में अगर 2016 में 100 एम्प्लॉइज थे तो 17 में 160 एम्प्लॉइज हो गए हैं, 17 में 160 एम्प्लॉइज होंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने से इंक्रीज हुआ, 60 से इंक्रीज हुआ। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ XYZ लिमिटेड फ्रॉम 16 to 17। XYZ लिमिटेड में 16 से 17 तक कितना परसेंटेज चेंज आया है, तो 60 का इंक्रीमेंट हुआ है 100 पे, तो 60 का इंक्रीमेंट हुआ है 100 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100।
बच्चा भी बता देगा कि ये 60% इंक्रीमेंट हुआ है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, क्या यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, क्या यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, पूरा फील लेके पढ़ा करो और आप कभी भी ये मत सोचना कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को, कैट में इस तरह के क्वेश्चंस ट्रेंडिंग पे रहते हैं, ट्रेंडिंग पे रहते हैं, जिनकी लैंग्वेज बड़ी होती है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कैट प्रीवियस क्वेश्चंस, कैट 17, 18, 19, 20 के ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। उनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तभी मैं ये बात बोल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज बड़ी रहेगी बट क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। एक बार मैं परसेंटेज पॉइंट्स और परसेंटेज में डिफरेंस बताना चाहूंगा। मान लो ये परसेंटेज पॉइंट्स क्या होता है, पहले परसेंटेज पॉइंट्स को देखो। अगर इसने बोल दिया परसेंटेज पॉइंट्स, ठीक है, मान लो कोई चीज पहले 40% थी, क्लास में पहले 40% लड़के थे, अब वो 10 परसेंटेज पॉइंट्स कम हो गए, तो 40% का 10 सीधा सीधा कर दो, वो 30% बच्चे बचे हैं उस क्लास में। पहले क्लास में 40% बच्चे थे, तो अब खाली परसेंट का मतलब क्या होता है? पहले लड़के कितने थे? 40%, यानी कि 100 का 40% होता है, वो 10% कम हो गए। अब 10% कम हो रहे हैं, तो 40 का 10% कम होगा, तो 40 का 10% कितना होता है? 4 होता है, तो 40 माइनस 4, अब वो 36 हुए। परसेंटेज पॉइंट में सीधा सीधा माइनस कर दो, 10 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है, तो पहले 40 था, 10 कम कर दो, 30 बचे। परसेंटेज का मतलब होता है इसका 10% निकाल के इसमें से कम कर दो, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज पॉइंट्स एंड परसेंटेज। एक बार ये वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा बच्चे, ठीक है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मिस्टर चिंटू इंपोर्टेड अ कार फ्रॉम चिंटीपुर, ठीक है, चिंटीपुर एक प्लेस है और चिंटू ने वहां से एक कार परचेज करी, ठीक है, इंपोर्ट करी, ठीक है, कार इंपोर्ट करी। जब भी हम चीज को इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमें उस पर बहुत तरह के टैक्स वैक्स देने पड़ते हैं, अगर आपको पता होगी, ठीक है, यस। तो ऐसे यहां पर हुआ है, आफ्टर पेइंग एन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ 25% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस, चिंटू ने उसके लिस्ट प्राइस पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी दिया है। भाई अगर आप कोई भी चीज दूसरी कंट्री से मंगाते हो ना, दूसरी प्लेस पे, तो उसका इंपोर्ट ड्यूटी होता है कुछ, खासकर कंट्रीज में ज्यादा होता है, अलग अलग कंट्रीज में। मान लो इफ यू वांट कि यार मैं ना मतलब कोई गाड़ी मंगाऊंगा दूसरी किसी कंट्री से, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो वहां पर कितना है? वो 25% है उसके लिस्ट प्राइस का। तो इट कोस्ट हिम इतना, चिंटू को इतने की पड़ी, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है? द लिस्ट प्राइस ऑफ द कार इंक्लूड्स टैक्स लेविड एट 40%। जो उसका लिस्ट प्राइस है ना, जो उसका लिस्ट प्राइस है, उसमें 40% टैक्स भी इंक्लूडेड है। द लिस्ट प्राइस ऑफ द कार इंक्लूड्स टैक्सेस लेविड एट 40%, उसमें ऑलरेडी 40% हमारे टैक्सेस इंक्लूड है। तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कार बिफोर दीज टैक्सेस? ठीक है, सिंपल सा पॉइंट ये है भाई, कोई भी कार है, पहले कार ये थी, इसमें 40% टैक्सेस लगे, तो 40% टैक्सेस लगने के बाद इसका प्राइस कुछ हो गया होगा। फिर इस पे हम लोगों ने 25% इंपोर्ट ड्यूटी दिया, ठीक है, ये इसका लिस्टेड प्राइस बना। फिर इसमें हम लोगों ने 25% क्या दिया? इंपोर्ट ड्यूटी दिया। फिर हमारा फाइनली कितने का पड़ा हम लोगों को? 48,000 30,000 का, मतलब 48,30,000 का, ठीक है। तो इस तरह का सीन हुआ है। मैं इसको आपको वैल्यू पे समझा देता हूं, ठीक है। डब्बे तो एग्जाम में नहीं बनाओगे ना, एग्जाम में तो दिमाग ही लगाना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो देखो, 25% इसमें इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूडेड है, तो लिस्टेड प्राइस पे 25%, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चे? 1/4। तो 4 का 25% 1 होता है, तो 4 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ 5। तो लिस्टेड प्राइस का 5/4 कितना दे रखा है हम लोगों को? 48,30,000 ये दिया हुआ है। तो यहां से लिस्टेड प्राइस कितना आएगा हमारा? 48,30,000 इंटू 4/5, ये हमारा लिस्टेड प्राइस आ गया इसका, ये हमारा लिस्टेड प्राइस आ गया। अब ये जो हमारा लिस्टेड प्राइस है, ये जो हमारा लिस्टेड प्राइस है, ये उस जो कार का प्राइस है ना, ठीक है, मतलब ये बोला गया ना द लिस्ट प्राइस ऑफ द कार, ये जो लिस्टेड प्राइस आया कार का, द लिस्ट प्राइस ऑफ द कार इंक्लूड्स टैक्सेस लेविड एट 40%, इसमें 40% टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो लिस्टेड प्राइस है,
तो इट मींस जो लिस्टेड प्राइस है उसमें 40% टैक्सेस भी इंक्लूड है, ठीक है। तो इट मींस जो कार का प्राइस है ना बिफोर दीज टैक्सेस, मतलब लेट द प्राइस ऑफ द कार्स एक्सक्लूडिंग दीज टैक्सेस, अगर हम इन सारे टैक्सेस को एक्सक्लूड कर देते हैं तो उस सब कुछ टैक्स हटाने के बाद जो कार का प्राइस है मान लो वो पी है, पी में 40% टैक्सेस भी इंक्लूड है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, 5 का 40% 2 होता है, तो पी में अगर 40% टैक्सेस भी इंक्लूड करोगे तो अपने आपका 7/5 बन जाएगा, और ये बन गया हमारे पास लिस्टेड प्राइस। तो लिस्टेड प्राइस का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, तो पी का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 7/5 से कर देंगे तो लिस्टेड प्राइस आ जाएगा, जो कि कितना दे रखा है 483 एंड 4 जीरो लगा देना 1 2 3 4 इंटू 4/5। इसको सॉल्व कर लेना जरा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना जरा कितना होता है। हाँ 483 क्या हमारे पास 7 का मल्टीपल होता है? बिल्कुल होता है, देखो जरा 490 होता है ना, 490 कितने टाइम्स होता है? अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 70 से कर दूंगा तो 490 आएगा, है ना। बट यहां पर 483 है, इसमें से अगर 7 माइनस कर दोगे तो 483 आएगा, तो यानी कि 69 टाइम्स चलेगा। 69 इंटू 4 कितना होता है जरा बताना, हमें तो 70 इंटू 4 पता है 280 होता है, उसमें से माइनस कर दो 4, 276 होता है, तो कितना आ रहा है 276, 1 2 3 4 एज इट इज, 1 2 3 4 एज इट इज, मतलब 27,60,000 रुपए। अगर मतलब एक्चुअल में जो गाड़ी कितने की थी 27,60,000 की, अब इस पे हम लोगों के 40% टैक्स लगा, उसी कंट्री में लग गया 40% टैक्स, आपने उस कंट्री में गाड़ी ली, 40% तो उन्होंने ले लिया आपसे, फिर आप उस कंट्री से इंडिया में गाड़ी ला रहे हो, मान लो इंपोर्ट ड्यूटी लग गया उस पर कितना 25%, तो जो गाड़ी एक्चुअल में 27,60,000 की थी वो आपको लाते लाते कितने की पड़ी 48,300 की। समझने की कोशिश करो, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी था वो अलग था और बाकी के सारे टैक्सेस हमारे अलग थे, ठीक है। हाँ यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को? जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, चलो आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आने लग रही होंगी और यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, ठीक है। लिस्टेड प्राइस में, लिस्टेड प्राइस पर इंडिया वालों ने कितना लिया 25% दिया, मतलब कहीं से आया तो अब आने के बाद इस कंट्री में गाड़ी आ गई, उन्होंने कहा भाई 25% दे, बाहर से मंगाई है तूने गाड़ी, तो लिस्टेड प्राइस का 25% अगर इंक्लूड करोगे तो वो अपने आप का 5/4 हो जाएगा, जो कि इतना बना, यहां से लिस्टेड प्राइस का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब लिस्टेड प्राइस में ऑलरेडी 40% टैक्स इंक्लूड है, कार के प्राइस का 40% ऑलरेडी इंक्लूड है, तो जो कार का प्राइस था मान लो पी था, इसमें अगर 40% इंक्लूड करोगे तो अपने आपका 7/5 हो जाएगा, ये लिस्टेड प्राइस आएगा, इसका वैल्यू ये रहा, तो इसकी जगह लिस्टेड प्राइस का मैंने ये रख दिया, बाकी सेम एज इट इज है, पी इंटू 7/5 एज इट इज, ये एज इट इज, रिड्यूस सॉल्व करना था यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश करो, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है ना बात? यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है ना? चलो अच्छा, यू गाइस कैन ऑल्सो यूज ओला अप्रोच हियर, यू गाइस कैन ऑल्सो यूज ओला अप्रोच हियर। भाई कार का जो प्राइस था, सुनो जरा, कार का जो प्राइस था वो पी था, इस पे हम लोगों ने 40% टैक्स दे दिया, तो ये अपना आपका 7/5 बन गया। अब ये बन गया गाड़ी का लिस्टेड प्राइस, गाड़ी के लिस्टेड प्राइस पर, गाड़ी के लिस्टेड प्राइस पर हमारा लगा कितना 25% टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी लगी 25%, तो 25% इसको और बढ़ा दो, इसको 25% और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बढ़ाने के बाद इसको 25% और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 5/4 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा था पूरा 48,30,000, ठीक है मेरे भाई, यस। तो इससे इसको उड़ जाएगा, 7 से इसको उड़ाओगे तो अगेन वो कितना आएगा हमारे पास 69 आएगा, 69 इंटू 4 करने में आप लोग एक्सपर्ट हो। आई थिंक ये वाला अप्रोच थोड़ा ज्यादा सस्ता पड़ा हमारे पास, जो भी आएगा 276, 2 लाख मतलब 27,60,000 आएगा, ठीक है। हाँ मतलब सॉल्व कर लेना, नॉट अ बिग डील, 27,60,000 आएगा सॉल्व करके इसको, 27,60,000। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है।
फास्ट। इसको ट्राई करो जरा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब लिटरली सेलेक्टेड आइटम्स है सारे सारे, मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। राम्स इनकम इन ईयर 1 एंड ईयर 2, ईयर 1 और ईयर 2 में जो राम का इनकम था उसका रेशियो कितना दे रखा है, 1.25 एंड 1.33333। तो ईयर 1 और ईयर 2 की जो इनकम का रेशियो वो कितना दे रखा है, 1.25 अपॉन 1.33333 ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज 1.25 कितना होता है फ्रैक्शन में, 5/4। 1.33 कितना होता है, 4/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 15/16। तो ईयर 1 और ईयर 2 की इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे क्या बोला जा रहा है। हिज इनकम इन ईयर 2 एंड ईयर 3, ईयर 2 और ईयर 3 में जो उसकी इनकम का रेशियो था वो कितना था, 3.66 एंड 4.5। 3.66 अपॉन 4.5। 3.66 क्या होता है, 0.66 होता है 2/3। तो 3 + 2/3 11/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/3। 4.5 होता है हमारे पास 9/2, ये नीचे आ जाएगा ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 22/27। मुझे नहीं लगता किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। तो ईयर 2 और ईयर 3 का ये रेशियो कितना रहा है, 22/27। अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है हमें, आगे क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। ही रिसीव्ड अ बोनस एट द एंड ऑफ ईयर 3 which is 37.5% of his total income in 3 years। उसकी जो भी टोटल इनकम रही है ना 3 इयर्स में, उसका टोटल ईयर, तीनों साल की जो टोटल इनकम रही है उसका 37.5% उसने बोनस रिसीव किया, ठीक है। इफ हिज इनकम इन ईयर 3 इज 10 to 100 मोर देन डेट इन ईयर 1, जो उसकी थर्ड ईयर की इनकम है वो फर्स्ट ईयर की इनकम से 10,200 ज्यादा है, देन फाइंड द बोनस अमाउंट। तो हमारा बोनस अमाउंट कितना होगा ये मुझसे पूछा जा रहा है। बच्चे ध्यान रहे, जो बोनस अमाउंट है ना वो तीनों साल का इनकम निकाल के उसका 37.5% निकालना है। 37.5% से हम लोग बहुत पहले फ्रेंडली हो गए थे, दिस इज नथिंग 3/8। अगर आपको ये पता है तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब सबसे पहला काम ये होता है, ईयर 2 यहां पर भी है यहां पर भी, इनको सेम बनाओ। सबसे पहले सेम बनाने का काम, यहां पर 16 है यहां पर 22 है, ये तो रिड्यूस नहीं होगा ये भी रिड्यूस नहीं होगा, तो इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 22 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 16 से मल्टीप्लाई। अगर 22 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 22 का 10 से करो तो कितना आता है, 330 आ रहा होगा ये, है ना, यस, ये आएगा 330। और नीचे कितना आएगा, 22 का मल्टीप्लाई करो 16 से, ठीक है, या 16 का मल्टीप्लाई 22 से करो, बात तो एक ही है भैया। मुझे मालूम है कि 16 × 20 कितना होता है, 320। 320 में 32 और ऐड कर देना तो इट इज नथिंग, कितना आ जाएगा, 352 आ जाएगा। ये बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो 22 × 16 तो अगेन अभी हम लोगों ने निकाला कितना होता है, 352 होता है, और नीचे आ रहा है 27 × 16 आ रहा है, तो 27 × 15 कितना होता है, जरा देख लो कितना आता है हमारे पास, 270 और 135 कितना होता है हमारे पास, 405। 405 में 27 और जोड़ दो कितना आ जाएगा, ठीक है, 405 में 27 और जोड़ दो कितना आ जाएगा, ठीक है। या सीधा सीधा मतलब अगर आप ऐसे भी देख सकते थे, यहां पर ये 5 ज्यादा था, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे 80 ज्यादा कर दो इसको, ठीक है, पहले वाले से 80 ज्यादा कर दो इसको, तो 100 ज्यादा करते तो कितना बनता, 452 बनता, तो 432 आएगा। यार एक्चुअल में ना हमारे पास एग्जाम में तो कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, तो आप लोग वहां पर कैलकुलेटर का यूज कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं थोड़ा सा चीजों की ऐसी प्रैक्टिस किया करो, मेरा बस यही सजेशन है तुम लोगों को कि ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ऐसे कर लो, 16 × 7 112 होता है, 112 का 2 आया, 11 कैरी पे गया, एंड 16 × 2 32 होता है, 32 और 11 43 होता है, कैसे भी कर लो। अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, हमारी टोटल तीनों ईयर्स की इनकम कितनी आ रही है, इनको ऐड करना पड़ेगा। इनको ऐड करेंगे तो हम कितना आएगा, देखो 330 ईयरा, 330 ईयरा और 352 ईयरा, ठीक है, 330 और 330 होता है 660।
660 में 22 और ऐड कर लो, कितना होता है 682। 682 में 432 और ऐड कर लो। 682 में अगर 432 और ऐड करेंगे तो 2 और 2 4, 8 और 3 11 का 1, 7 और 4 कितना होता है 11। 1114 आ रही है हमारे पास तीनों सालों की सैलरी, ये हमारे अकॉर्डिंग है। इसका 37.5% बोनस है। 37.5 होता है 3/8, इतना बोनस मिलने वाला है। हमसे बोनस अमाउंट ही पूछा जा रहा है, ये हमारे अकॉर्डिंग बोनस है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, हिज इनकम इन ईयर 3, हिज इनकम इन ईयर 3 इज 432 एंड हिज इनकम इन ईयर 3 and 1, मतलब दे रखा था ईयर 1 से इतना ज्यादा है। ईयर 1 से कितना ज्यादा है हमारे अकॉर्डिंग 102, एक्चुअल में कितना ज्यादा है 102, और यहां पर कितना ज्यादा है 102,000, तो 1 का वैल्यू 100 के बराबर आ रहा है। मतलब हमारे रेशियो का 1 एक्चुअल में 100 रुपीज के बराबर है। ये सब चीज तो हम लोगों ने रेशियो में निकाली है ना, हमारे रेशियो का 1 एक्चुअल में 100 रुपीज के बराबर है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो बोनस अमाउंट कितना आया है, बोनस अमाउंट है कितना, तीनों साल का जो इनकम है उसको ऐड करने का है, तीनों साल का जो इनकम है उसको ऐड करने का है, और उसका 37.5% निकालने का है। 37.5% कितना होता है 3/8, तो तीनों साल का इनकम 3/8, ये हमारे अकॉर्डिंग बोनस है। बट हमारा 100 के बराबर है तो हमें इसका 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो जरा, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। 4 से उड़ाओ 25 आएगा, यहां पर 2 आएगा, 2 से उड़ा दो यहां पर 5, फिर हमारे पास 5 आएगा, 557 इंटू 3 इंटू 25। इसको सॉल्व कर लेना जो भी आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व कर लेना, कुछ खतरनाक सी वैल्यू आएगी। यूनिट डिजिट पे तो 5 आएगा, यूनिट डिजिट पे तो 5 आएगा, ठीक है। हाँ, यूनिट डिजिट पे तो कितना आएगा 5 आएगा, बाकी चीजें देख लेते। 557 इंटू 3 इंटू 25, ठीक है। तो दिस इज 41775, 41775 हमारे पास क्या आ रहा है, ये टोटल बोनस अमाउंट आ रहा है 3 साल के आखिरी तक। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बो ऑफ रेशो एंड परसेंटेजेस। परसेंटेजेस से ज्यादा इसमें रेशो के कॉन्सेप्ट का यूज हुआ। बच्चे मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक के नहीं कराए। मैंने आपको एवरेजेस भी करा दिया है, पूरा का पूरा एवरेजेस मिक्सचर एलिगेशन करा दिया है। परसेंटेजेस के हमारे 45 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने टाइम एंड वर्क भी कर लिया है, हम लोगों ने रेशो भी कर लिया है। मैं वेरिएबल्स को बहुत कम यूज करता हूं, और मैं मतलब आप लोगों को भी ये सेशन दूंगा, वेरिएबल से थोड़ा कम यूज किया करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा वेरिएबल्स को थोड़ा कम यूज करेगा तो उसकी स्पीड खुद बढ़ जाएगी। ज्यादातर लोग लेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बी एक्स, लेट द बोनस अमाउंट बी एक्स, ऐसे क्वेश्चंस बचपन में होते थे जब हमें लिखने के मार्क्स मिलते थे, ठीक है। आज हमारे सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो हमें तो एक ऑप्शन सही करना, दैट्स इट। मेरे सामने ऑप्शंस होते और वहां पर खाली एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसका यूनिट डिजिट 5 होता, तो मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मुझे पता है 5 अगर यहां पर है, यहां पर 3 है, यहां पर 7 है, तो यूनिट डिजिट पर मल्टीप्लाई करके 5 आएगा। तो जो ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर 5 होगा ना, वो आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। यस, बात समझ में आ रही है। चलो, सो दिस इज अवर 45th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जरा, मतलब आगे अगले सेशन में करेंगे अगले 5 क्वेश्चंस। तो आई होप ये 41, 42, 43, 44, 45 क्वेश्चंस आप लोग समझ में आए होंगे। बच्चे बहुत ही मेहनत से रिकॉर्ड कर रहा हूं, हर क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं लिटरली बता रहा हूं आप लोगों को, आप मेरी बात पे खुद ही विश्वास कर लेना, इतना पेड क्लासेस में भी नहीं करा पाते हम, टाइम बाउंडेशन होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर तो फ्री है, कितने ही सेशंस लें, कितना ही कुछ कराएं, तो समझो इस चीज को, आप लोगों के लिए बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है ये, ठीक है। इसको जितना जल्दी हो सकता है लपेट लो, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। चले गाइस, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, पहले आप क्वेश्चन को एक बार रीड करो, नहीं समझ में आया 2 बार रीड करो, नहीं समझ में आया 3 बार रीड करो, नहीं समझ में आया 4 बार रीड करो। जब तक आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो ये आंसर्स, ये एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएंगे। तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद अगर खुद से सॉल्व करोगे, एक्सप्रेशन देखोगे, तब जाके चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल पे समझ में आएंगी। चलिए, सी यू नेक्स्ट सेशन। ये परसेंटेज का हमारा 12वां सेशन था, नेक्स्ट सेशन 13 सेशन भी परसेंटेजेस का ही होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।